क्योंकि राजनीति का मुद्दा जो है चल रहा है और राजनीति यहाँ गोरखपुर में एक योगी आदित्यनाथ जो महंत हैं आपके गोरखपुर जो गोरखनाथ के वहाँ यहाँ बहुत चरम सीमा से यहाँ पे पूरे यूपी में उनकी डंका बज रही है। इससे लेकर मैं आज एक मुद्दे पे आया हूँ राजनीति पे चर्चा करने के लिए। तो आज मैं श्री भूपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ जो गोरखपुर का माहौल है वो कैसा है महाराज जी को लेकर। ये माहौल तो बहुत अच्छा है और महाराज जी यहाँ के सांसद रहे और सांसद होने के बाद जो है सूबे के उत्तर प्रदेश के मुखिया बने। और देखिए महाराज जी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो डिटर्मिन्ड आदमी हैं और वो विकास पुरुष हैं। विकास उनके संसदीय कार्यकाल से जो है विकास उनके जहन में रहा और गोरखपुर को लेके काफ़ी संजीदा रहे। और मुझे याद है कि मैं पत्रकारी जीवन में लगभग 15-16 सालों से महाराज जी को कवर कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि महाराज जी छोटी छोटी समस्याओं को लेके बड़ी समस्याओं के प्रति काफ़ी गंभीर रहते थे। क्योंकि वो संत भी हैं, तो संत ऐसे ही समाज के अंदर जो कुरीतियाँ होती हैं उनको लेके काफ़ी संजीदा होता है। तो महाराज जी उससे छूते नहीं हैं। महाराज जी मुख्यमंत्री होने से पहले संत हैं, तो वो जो स्वभाव है संत का उनके अंदर वो देखा जाता है, उनके कार्यशैली में देखा जाता है। तो वो छोटी छोटी समस्याओं से लेके बड़े बड़े समस्याओं तक को जो है गोरखपुर पे वो पैनी नज़र रखते हैं और उसके निराकरण के लिए यथासंभव तन धन मन से उसके लिए लगे रहते हैं। मुझे याद है कि लगभग 3-4 दशकों से एक बीमारी थी इंसेफ्लाइटिस, जिसको विश्व स्तर पे जाना गया गोरखपुर के रूप में। तो उस बीमारी का कहीं ना कहीं पूरा निस्नाबूद करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। उन्होंने जिस तरीके से काम किया, रूट स्तर पे जाके तमाम तरह के उपायों के जरिए इंसेफ्लाइटिस पर हम लोगों ने न सिर्फ आज काबू पाया है, हम लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया। और इस पूरे पूर्वांचल और बिहार से सटे बिहार के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, इसके अलावा नेपाल जो राष्ट्र है वो इससे बड़ा प्रभावित था और सारे मरीज गोरखपुर में आते थे। और एक तरह से जैसे ही इसका सीजन आता था, खास करके मई जून का जब महीना आता था इंसेफ्लाइटिस का, तो चारों तरफ जो है हाहाकार मच जाती थी। बच्चों के किलकारियों से गुजरने लगता था गोरखपुर। वो मैं सीन बता नहीं सकता, उसको मैंने महसूस किया है। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक लौता हॉस्पिटल था जो इनके लिए एक तरह का संजीवनी का काम करता था। वो पूरा बच्चों के किलकारियों से गुस्सा रहता था, बच्चों के कोलाहल से, उनके परिजनों के रोने बिलखने से वो गुंजायमान होता था। वो आज इंसेफ्लाइटिस पे पूरी तरह से गोरखपुर काबू पा चुका है। और आपको कहीं भी आज की तारीख नोट कर लिए, ये 2025 है, कहीं भी इंसेफ्लाइटिस की बीमारी आपको देखने सुनने को नहीं मिलती होगी। जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, पहले बार जिन्होंने गोरखपुर से जब सांसद हुए थे तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस को जो डिग्री थी वो मतलब हटाने की जो पूर्व की सरकारें थी वो कर रही थी। उसको लेकर पहली बार संसद में उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो एमबीबीएस की डिग्री को बचाने के लिए कि यहाँ से दिया जाए, इसके लिए जो मुद्दा उठाया था। उसको लेकर तमाम हलचलें हुई, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें मुद्दा उठाई, अभी तक जो है हटा नहीं हो रहा। काफ़ी विकास क्षेत्र जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्होंने करा, लेकिन सड़क को लेकर, एम्स को लेकर जो विकास किए हैं इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपसे बताया कि इंसेफ्लाइटिस एक बहुत बड़ा मुद्दा था गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए। अभिशाप था, अभिशप्त था ये गोरखपुर जो है इंसेफ्लाइटिस को लेके। तो महाराज के जहन में कहीं ना कहीं था कि मेडिकल कॉलेज पे ओवरलोड रहता है, इस डिग्री का एक और हॉस्पिटल होना चाहिए, इस समकक्ष एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसपे हम इंसेफ्लाइटिस पे ही नहीं, जैसे गोरखपुर जो है वो बिहार से सटा हुआ इलाका है, तो बिहार से सटे होने और नेपाल से सटा होने के चलते काफ़ी तादाद में हम मरीज आते हैं। तो महाराज जी की कहीं ना कहीं जो कल्पना रही होगी या उनके जहन में रहा होगा कि एम्स की स्थापना गोरखपुर में जो अगर हो जाती है तो यहाँ के जो मरीजों की तादाद है बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे जो लोड है वो लोड को कहीं ना कहीं हम बांट सकेंगे। और इसके अलावा एक बढ़िया इलाज जो है एम्स के माध्यम से वो लोगों को मिलेगा और शायद इसी कल्पना को उन्होंने साकार किया और एम्स की स्थापना भी गोरखपुर में। इसका सारा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जाता है। आज एक बिहार का चुनाव को लेकर तमाम चर्चा है। आज हमारे इंडिया लाइव न्यूज के जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि
बिहार में जो राजनीति है वो किस पटल पे चल रही है? देखिए, बिहार जो है, नो डाउट बिहार में जो है सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या थी पलायन थी। वहाँ से बहुत तादाद में, क्योंकि वहाँ पे जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, वहाँ जॉब नहीं के बराबर है, तो वहाँ के युवाओं, और एक समय ऐसा था कि मतलब मैं बिहार में मैं बताऊँ तो 25 साल मैंने बिहार में काटा, मुजफ्फरपुर से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। तो वो जो लालू जी का कार्यकाल था उस दौरान जो है बिहार काफ़ी डिस्टर्ब माना जाता था, और वो एक तरह से समझिए तो क्राइम का बिल्कुल अड्डा बन चुका था बिहार। शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं, सड़कों के नाम पे कुछ नहीं, और रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं। तो वो कहीं ना कहीं जो है मुद्दा बनता रहा, और तमाम सरकारें आती गईं। हालांकि नीतीश जी ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया। नीतीश जी ने वहाँ सड़कें दी, बिजली जो घंटों 24 घंटे नदारत रहती थी, बिजली पर उन्होंने काम किया, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन एक मुद्दा आज भी बड़ा ज्वलंत है, इसको लेके प्रशांत किशोर जी मैदान में हैं, और मुझे लगता है कि वो बड़ा ही मतलब हार्ट टचिंग है, लोगों को टच कर रहा है। वो मुद्दा क्या था कि जो है पलायन का मुद्दा, रोजगार का सृजन बिहार में इसको किसी सरकारों ने नहीं किया। और प्रशांत जी ने यह वादा किया है कि मेरी सरकार आई तो 24 घंटे के अंदर मैं पलायन रोक दूंगा। आप देखिएगा कि गुजरात में, पंजाब में, जो भी इंडिया के अग्रणी राज्य हैं जहाँ पे संभावनाएं हैं रोजगार की, लोग बिहार से भरी भरी ट्रेनें जाती हैं। आप मृत्युंजय जी, आप किसी ट्रेनों का अगर सर्वे करेंगे तो उस ट्रेनों में सबसे ज़्यादा अगर जेंट्री कहीं की होती है तो बिहार की होती है, और वो रोजगार के लिए, रोजगार की तलाश में बिहार को छोड़ता है। और वो दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि नीतीश क्यों नहीं, प्रशांत किशोर क्यों? देखिए, मैंने वही आपसे बात कहा कि देखिए बिहार में जो सबसे ज्वलन मुद्दा था वो है पलायन का, और कहीं ना कहीं इसको बिहार के लोगों के बीच में जो जगह बनाने का काम किया है वो प्रशांत किशोर जी ने किया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर जो बिहार से माइग्रेंट है, जो पलायन है, उसको मैं रोक दूंगा। तो ये वहाँ का युवा जो बाहर काम कर रहा है, नेचुरली वो भी काफ़ी एक्साइटेड है, और वहाँ के लोग जिनके बच्चे जो है जाके गुजरात में, पंजाब में जो रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आस जगी है कि प्रशांत किशोर जी का एक अपना व्यापक कैरियर रहा है, वो विदेश से लेकर और भारत तक जो है उनका अपना डिफरेंट सेक्टर में जो है उन्होंने तमाम रिफॉर्म्स किए, तमाम काम किए हैं। 3 सालों से बिहार के अंदर पैदल यात्रा करके लोगों के नब्ज को टटोला है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं बिहार में प्रशांत किशोर जी एक गेम चेंजर बनने जा रहे हैं, और अगर बिहार की जनता ने विश्वास जताया उनके ऊपर, उनको मौका दिया, तो मुझे भी लगता है कि एक युवा को मौका मिलना चाहिए। ये पर्सनली मेरा ऐसा सोच है कि एक युवा को वहाँ पे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लालू जी नीतीश जी, तो एक अलग तरह का विकल्प सत्ता में देखने को मिलेगा, और वो नेचुरली बिहार के लिए कुछ अच्छा होगा। चलिए, हम राजनीति से थोड़ा हट के आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आपका जो छात्र जीवन रहा है, वो छात्र जीवन से आप राजनीति करते आ रहे हैं, तो आपको पत्रकारिता में कैसे जो है मतलब आने का क्या मन था, कैसे आप पत्रकारिता में आ गए? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। मैं एक्चुअली जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था तो मैं छात्र राजनीति में बेशक था और एक्टिव पार्टिसिपेंट था। एबीपी के लिए हम लोगों ने वहाँ पे काम किया, बहुत सारा काम किया। लेकिन देखिए, जो पढ़ाई के बाद का जो टेन्योर होता है वो हम जैसे मिडिल क्लास में बड़ा दबाव आ जाता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास के पास राजनीति को फुल टाइम अगर विकल्प बनाते हैं तो वो नहीं हो पाता है। तो हम अपने रोजी रोटी के लिए फिर डिफरेंट फील्ड में गए। मैं MBA करके और जॉब कर रहा था, लेकिन एक मेरे साथ पारिवारिक ऐसी घटना घटी जिसमें मुझे लगा कि मुझे जो है पत्रकारिता में जाना चाहिए। और मैंने फिर आपको मैं बताऊं कि मैं बड़ा ही डिटर्मिन्ड और डेडिकेटेड आदमी हूं। मैंने MBA की जॉब करते हुए मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम करता था, उसके बावजूद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने जो है पत्रकारिता की पढ़ाई की, और MJ करने के बाद मैं इस फील्ड में आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, और तमाम जगह पे आज भी लोगों को अवेयर करने की, जागरूक करने की। पत्रकारिता ऐसा प्रोफेशन है कि आप किसी का निदान नहीं करते हैं, आप जागरूक करते हैं। या तो सत्ता पक्ष को करते हैं, प्रशासन को करते हैं, या लोगों को करते हैं। आपके खबरों का रोल इतना ही है कि आप जागरूक करिए। आप अपने खबरों से आप किसी को न्याय नहीं दिला सकते, लेकिन बातें पहुंचाई जा सकती है। एक माध्यम है पत्रकारिता, जिससे आप लोगों की बातें प्रशासन तक और प्रशासन की बातें लोगों तक आप एक माध्यम की तरह पहुंचा सकते हैं। आप पिछली साल में जो है राजनीति जो आपने शुरू की है,
आप मंत्री बने, आज प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष हैं, तो पत्रकारिता से राजनीति में क्यों? देखिए, पत्रकारिता ये राजनीति एक्चुअली ये डायरेक्टली कोई राजनीति नहीं है। हाँ, ये मतलब एक्टिव कोई पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जो भी संगठनों का उद्भव हुआ, पत्रकारी संगठनों का, उसका मूल उद्देश्य यही था कि पत्रकार जो होता है वो समाज की बातें तो उठाता है, लेकिन पत्रकारों के आवाज़ को उठाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। इसी के मूल में जाके पत्रकारी संगठनों का उद्भव हुआ। इसमें से हमारा प्रेस क्लब है, और ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ से पत्रकारी सरोकार की बातें होती हैं, पत्रकारी उद्देश्य की बातें होती हैं, और इसके अलावा जो पत्रकारों के सुख दुख या उनके साथ कोई समस्याएं आती हैं तो उनको उचित माध्यम पर प्रस्तुत करने की एक जगह है। तो मुझे भी लगा कि अगर मेरे जैसा आदमी जाएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, इनोवेटिव करेगा। तो इस उद्देश्य से हमने जो है इस संगठन को ज्वाइन तो बहुत पहले कर लिया, सदस्य में पहले से था। मुझे लगा कि अब इसके पदाधिकारी बन के, तो मैं सदस्य बन के नहीं कर पा रहा हूँ, पदाधिकारी बन के कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो इसलिए हम लोगों ने कदम रखा और मैं पिछले साल जनरल सेक्रेटरी बना, आपने कहा, और आज मैं उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, बहुत ऐसे क्वेश्चन जो है पत्रकारों का आता है कि जो सदस्यता को लेकर जो है बातचीत चल रही है, तो कई तरह की बातचीत चल रही है कि सदस्यता किसी का निरस्त किया जाएगा, किसी जो आजीवन नहीं रहेगा, इस पर क्या? नहीं, ऐसी हमारे कार्यकारिणी की और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे 9 पदाधिकारी इस तरह का काम कर ही नहीं सकते हैं, और ये काम कदापि, ये देखिए बातें क्या हो रही हैं, फाइनल कम आउट जब हमारी कार्यकारिणी खत्म होगी तब आएगा। आप उस समय ये सवाल पूछेंगे तो मौजूद होगा। आज पूछना कि हम ऐसा करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं, अगर मैं बोल दूं कि नहीं करने जा रहा हूं तो भी आपको विश्वास नहीं होगा। ये बात तो तब होती है, ये बात का उचित समय नहीं है। हमारी कार्यकारिणी खत्म होगी, आप सवाल पूछेंगे, उसका उत्तर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस पूरे प्रेस क्लब को स्वर करने जा रहा हूँ कि जिसमें पत्रकारों का हित हो, ऐसी इस बार की मेरी कार्यकारिणी नहीं करने जा रही। आप क्या मतलब और सदस्य जोड़ेंगे? मतलब ये मेरा सोल डिस्कशन नहीं होता है, ये कार्यकारिणी का डिस्कशन होता है। ये कार्यकारिणी निर्णय लेती है कि हमको सदस्यता करनी है नहीं करनी है, वो कार्यकारिणी का होता है। तो कार्यकारिणी अगर इस प्रस्ताव को लाती है कि हम लोगों को सदस्यता करनी चाहिए तो हम लोग सदस्यता करेंगे। कार्यकारिणी कहती है कि नहीं, सदस्यता नहीं करनी चाहिए तो नहीं होगा सदस्यता। एक मुद्दा जोरों पे है जीएसटी का। जीएसटी आपको 18% और 5%, और जैसे हीरा जवाहरात के 40%। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब जीएसटी अच्छी मतलब है या खराब है, क्या मतलब? देखिए, कोई भी चीज़ जो राजस्व का मामला है वो खराब नहीं होता है। उसको बनाने वाले लोग निश्चित तौर पे जो है काफ़ी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, और विपक्ष का कहना है कि जीएसटी हटा दें। देखिए, वो विपक्ष क्या कहता है, क्योंकि मैं विपक्ष की कोई राजनीति करता नहीं, पक्ष की कोई राजनीति करता नहीं। मैं तटस्थ भाव से एक पत्रकार के रूप में अगर उसको देखूं तो देखिए, राजस्व का मामला है वो अच्छा है कि बुरा है, ये तो कोई अर्थशास्त्री ही बता सकता है। लेकिन आपने कहा कि जो ये रिफॉर्म्स हुआ है बिल्कुल स्वागत योग्य है, इस तरह का रिफॉर्म्स होना चाहिए। अगर कोई चीज़ मान लीजिए खराब बन गई तो ऐसा तो है नहीं कि उसको फिर हम रिफॉर्म्स करके उसमें सुधार ला के फिर उसको अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। मकान ही बन जाता है, दीवार चल जाती है, उसको फिर तोड़ देते हैं, फिर उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है, ये किसी भी चीज़ों की सतत प्रक्रिया है जो जिसमें मंथन चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उस पर जो है क्रियान्वयन होता रहता है। तो ये अच्छा कदम है सरकार का। अगर जीएसटी के स्लैब को उन्होंने चेंज किया, उसको लिमिटेड किया, तो निश्चित तौर पर महंगाई कम हुई है। मैं ही कल अपने बच्चे का परसों जूता खरीदने गया था, तो मैं देखा कि उस पर बाटा के दुकान में गया 1499 प्रिंट था। मैंने कहा भैया 1499 में पे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अब रेट घट चुका है, 1300 रुपये आपको पेमेंट करना। तो आई वॉज हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई अब मुझे महंगाई घटती हुई दिख रही है। तो ये चीज़ें लोगों के मन में आई कि भाई महंगाई घटी है, जीएसटी का स्लैब बदला है, जीएसटी में रिफॉर्म्स हुआ है, तो महंगाई घटी हुई है। ये थे हमारे साथ भूपेंद्र द्विवेदी जी, जो गोरखपुर प्रेस क्लब के जो है वो उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने तमाम बातचीत की। इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल साथ मृत्युंजय पांडे।